तो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर क्लास 10th के हिंदी के 100 मोस्ट बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने किताब जरा सा भी नहीं पढ़ा है, छुआ भी नहीं है, फिर भी यह आपको समझ में आएगा और पूरी तरीके से ट्रिक ही समझाया जाएगा, एक एक ट्रिक को भी समझाया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को और समझते हैं। यहाँ पर देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एलिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है, ये इसको आपको बताना है। किस नाम से? तो जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने उसका हिंदी में रूपांतरण किया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। तो इसको याद रखिए, किसने किया है? तो वह किए थे ललई सिंह यादव ने। किसने किया था बच्चों? तो ललई सिंह यादव ने। अब कहिएगा कि सर इसको याद कैसे रखे? तो बच्चे जो है यहाँ पर अभी तो मतलब याद हो जा रहा है, लेकिन एग्जाम के वक्त जो है वो भूल जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। यह ट्रिक कौन सा है, यह देखिए। तो जाति भेद के लिए अंबेडकर साहब क्या किए थे? श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा के लिए भीमराव अंबेडकर जो है वो क्या किए थे? तो उन्होंने लड़ाई लड़ा था। याद रखिए क्या किया था? तो जाति प्रथा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा था। किसके लिए बच्चों? तो लड़ाई लड़ा था। लड़ाई से याद रखिएगा ललई सिंह यादव। लड़ाई से क्या याद रखना है आपको? ललई सिंह यादव को आपको याद रखना है, क्योंकि उन्होंने जाति प्रथा के लिए लड़ाई लड़ा था, इसलिए ललई सिंह यादव। इस प्रकार से ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हैं और आपको याद भी रहेगा। भले आपको लग रहा हो कि ये तो नॉर्मल ट्रिक है, पर इससे आपको बहुत समय तक याद रहेगा। याद रखिएगा। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो अंबेडकर साहब जो है वह क्या कहते थे? क्या गंभीर दोषों से युक्त यह प्रथा है जाति प्रथा, या फिर स्वतंत्रता समयक भातृत्व से युक्त है, या फिर मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर है, या फिर कार्यकुशलता पर? तो देखिए, ना तो वह स्वतंत्र तो यह होने नहीं देता है। जाति प्रथा क्या है कि वह आपको एक जकड़ देगा। जकड़ देने का अर्थ है कि श्रम का विभाजन कर देगा, यानी कि कामों का विभाजन कर देगा। तो क्या यह स्वतंत्र हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कहिएगा कुम्हार को कि आपको कुम्हारी वाला ही काम करना है, मटका ही बनाना है और दूसरा कोई काम नहीं, तो वह क्या स्वतंत्र हुआ? बिल्कुल भी नहीं। वह मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को मन करे दूसरा काम करने का तो वह उसे नहीं करने देता, और उसकी कार्य कुशलता से भी क्या होता है, तो बहुत उसमें प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? कैसी प्रथा है? तो गंभीर दोषों से युक्त है, दोषों से यह भरा हुआ यह प्रथा है जाति प्रथा। याद रखिएगा। अब देखिए कि गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? तो मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक जो है वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे और वह निर्गुण ईश्वर को मानते थे। किसको मानते थे? तो निर्गुण, निर्गुण को वह मानते थे। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? निर्गुण ब्रह्म की शक्ति का। और आप चाहे तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि नानक से निर्गुण, नानक से आप लोग निर्गुण को आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। और चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? जल्दी से बताइए कि संत कवि जो गुरु नानक थे वह गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते थे? क्या समाज के साथ, क्या धर्म के साथ, गोविंद के साथ, या फिर परिवार के साथ? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो देखिए, गुरु और क्या है? गुरु संत कवि गुरु नानक। तो संत हो और वह गुरु भी हो और नानक भी हो, तो बताइए संत और नानक वह किनकी पूजा करेंगे? तो वह पूजा करेंगे गोविंद की। गोविंद कहने का अर्थ है भगवान की पूजा करेंगे। किसका पूजा करेंगे? तो भगवान का ही तो पूजा करेंगे ना संत। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि वह गोविंद के साथ किसका प्रेरणा देते थे? तो वह देते थे गोविंद के साथ देते थे। यह आपका ट्रिक है कि संत और संत कहे, गुरु कहे, या फिर नानक कहे, तो यह किसकी पूजा करेंगे? तो यह पूजा करेंगे गोविंद की। इसलिए गोविंद के साथ आप लोग इसको राइट आंसर लगा सकते हैं। ट्रिक इसके लिए मैं दे रहा हूं ताकि आपको हमेशा के लिए वह चीज याद हो जाए। देखिए, अब दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? दही वाली मंगम्मा जो है उसका कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? पहले वह किस भाषा में था? तो पहले जो था वह कन्नड़ भाषा में था और बाद में इसको हिंदी में रूपांतरित कर दिया गया। जो कि किसने किया था? तो याद रखिएगा, किए थे बी आर नारायण ने। कौन किया था बच्चों? तो बी आर नारायण ने किया था। अब इसको आप लोग याद कैसे रखिएगा, इस चीज को आप लोग
कैसे याद रखिएगा, तो देखिए दही यहाँ पर बोला गया, क्या बोला गया है, दही। और दही और माखन जो है क्या कौन खाते थे, जल्दी से बताइए। दही और माखन जो है कौन खाते थे, तो वह खाते थे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। और कृष्ण ही तो नारायण थे, कृष्ण ही क्या थे, तो कृष्ण ही तो नारायण थे। इससे आप चाहे तो याद रख सकते हैं आराम से। और बहुत ही अच्छा मैं सभी क्वेश्चनों के साथ ट्रिक बताते चल रहा हूं, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और देखिए कि दही वाली मंगामा से कर्ज किसने मांगा है, जल्दी से बताइए किसने मांगा दही वाली मंगामा से कर्ज। तो कर्ज कौन मांगता है, जो कर्ज की आखिर जरूरत किसको पड़ती है, तो जुआरी हो, जुआरी जैसे वह गया पैसा हार गया, फिर उसको पैसा की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए जुआरी जो होता है वह पैसा का मतलब बहुत लालची व्यक्ति होता है। तो वहां पर रंगप्पा वैसा ही एक व्यक्ति था जो कि मंगम्मा से पैसे मांगता है कर्ज में, याद रखे। उस कहाँ पर मांगता है, तो एक कुआं था उसी के पास, अमरा क्या उसका नाम था। और देखिए नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है, जल्दी से बताइए कि नलिन बिलोचन जो शर्मा थे उनकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले जानिए कि नलिन बिलोचन शर्मा जो है वह विष के दांत कहानी के नायक है, किसके, तो विष के दांत कहानी के नायक कौन है अगर पूछा जाए तो वह हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएंगे। और वह किस स्कूल से पढ़ाई कर चुके हैं, तो वह थे पटना के, कहाँ के थे बच्चों, तो वह थे पटना के। इसीलिए उन्होंने अपना शुरुआती पढ़ाई जो है पटना कॉलेजिएट स्कूल से किए थे, कहाँ से किए थे, तो स्कूल की पढ़ाई वह पटना कॉलेजिएट स्कूल से किए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी बच्चों, तो 5 लड़कियां थी, 5 थी। कौन कौन थी, तो सीमा थी, आलो थी, आरती थी और रजनी थी, मोहिनी नहीं थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहिनी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पूरा कौन कौन थी जल्दी से बताइए, तो सीमा, रजनी, आलो, सिपाली, आरती, पांचों का नाम मैंने आपको बता दिया है, जो कि 2 मार्क्स वाले प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, जिससे आपको आसानी हो। देखिए कविराज खान किस छंद में सिद्ध थे, तो कविराज खान जो है क्या वह सवैया में, दोहा में, रोला में या फिर छप्पय में, जल्दी से बताइए किसमें वह सिद्ध व्यक्ति थे कविराज खान। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कविराज खान, इसको याद करने का पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सवैया हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध थे, किसमें, तो सवैया में थे। और इसको आप याद कैसे रखिएगा, इसको देखिए, इसका नाम क्या है, रस खान। रस खान जो है, रस में क्या होता है, तो रस में बड़ा ही स्वाद होता है, रस में क्या होता है, तो बड़ा ही स्वाद होता है, याद रखिएगा आप लोग, रस में बड़ा ही स्वाद होता है। और स्वाद से सवैया को आप लोग याद रखिए, आराम से आपको याद हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न की कविराज खान के आराध्य है, तो कविराज खान के आराध्य कौन थे, क्या वह राम थे, शिव थे, कृष्ण थे या फिर गणेश थे, जल्दी से बताइए कि कौन थे, जल्दी से बताइए। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि कविराज खान के जो है आराध्य थे कृष्ण, कौन थे, तो कविराज खान के आराध्य थे कृष्ण। और इसको भी याद करने का मैं आपको यहाँ पर भी ट्रिक बता देता हूँ कि रस खान क्या है, रस खान। तो देखिए सबसे ज्यादा रास लीला जो है किसने किया है, रास जो है किसने मचाया है, तो वह थे कृष्ण ने, कौन, श्री कृष्ण थे। इस प्रकार से आप चाहे तो याद रख सकते हैं कि जिन्होंने खूब रास रसीला किया हो वह कौन हो सकते हैं, तो वह कृष्ण हो सकते हैं। तो कविराज खान के आराध्य कौन हो जाएंगे, यहाँ पर कृष्ण हो जाएंगे। यह सब आपके लिए जो ट्रिक है यह आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, याद रखिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा और कभी आप भूल नहीं पाइएगा। देखिए ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए लोग सहसा क्यों मुरझा गए, तो वहां क्या हुआ था, अमेरिका द्वारा जो परमाणु बम जापान में गिराया गया था, उसके बाद जो है वहां क्या हुआ वह तो आपको भी मालूम है, वहां एक प्रलय आ गई। और उस प्रलय ऐसी थी कि सबको वहीं पर जो है जलाकर राख कर दी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हंसते हुए लोग क्या हो गए, सहसा क्यों मुरझा गए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तूफान के कारण, सूखा के कारण, बाढ़ के कारण, भूकंप। यह बच्चों वहां पर जापान वाली बात नहीं, यहाँ पर ढहते विश्वास बोला गया है। देखिए यहाँ पर ढहते विश्वास में क्या हुआ था, बाढ़ आया था, ढहते विश्वास में बाढ़ के कारण हुआ था। इसके लिए सॉरी, आप माफ कीजिएगा, मैं आपको वहां पर
हिरोशिमा वाली बात जो है मैंने बताने लगा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी, बाढ़ के कारण यहाँ पर ऐसा हुआ था। जो नदी थी उसमें भयंकर बाढ़ आ गई थी और उसमें एक उसका बेटा भी, लक्ष्मी का जो बेटा है वो भी उसमें मर जाता है। देखिए, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया था? तो देखिए, आपके घर में अगर कोई भी काम होगा और आपका जो है आप 3 भाई है, मान लीजिए 3 भाई, तो अगर सबसे जिम्मेवारी वाला काम हो तो कौन सबसे पहले जाएगा? तो सबसे पहले बड़ा भाई जाएगा। अगर कोई जिम्मेवारी वाला काम हो तो सबसे पहले बड़ा भाई जाएगा, याद रखिएगा। तो वह उसी प्रकार ढहते विश्वास में लक्ष्मी जो है अपने बड़े बेटे, जिसका नाम अच्युत होता है, उसी को वह भेजती है बांध के लिए, बांध जो है बांध की निगरानी के लिए, क्योंकि वहां पर बाढ़ आने वाली होती है। और देखिए कि मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो महारानी विक्टोरिया ने, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि महारानी विक्टोरिया ने 1868 में, मैं आपको सन भी बता देता हूं, देखिए 1868 में, मतलब मैक्स मुलर से खुश होकर कि इतना विद्वता है उनके पास, इससे वह खुश होकर उन्हें किसकी, तो वह नाइट की उपाधि देते हैं। किस चीज की? तो नाइटहुड की जो होता है उसकी उपाधि देते हैं। लेकिन जो है मैक्स मुलर वह उसे ठुकरा देते हैं, यानी कि अस्वीकार कर देते हैं। किसको? तो नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर देते हैं, उसको ठुकरा देते हैं। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया को गुड नाइट कह दिया और उनकी नाइट की उपाधि जो है वापस कर दी, गुड नाइट कर दिया। इतना भी याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि नाइट थी वहां पर। देखिए कि मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप के प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? जल्दी से बताइए कि किस धर्म को माना जाता है? ईसाई धर्म को, हिंदू, बौद्ध या फिर यहूदी धर्म को? यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर मैक्स मुलर के अनुसार बोला गया है कि यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो वह माना जाता है बौद्ध धर्म को। किस धर्म को माना जाता है? तो बौद्ध धर्म को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर कवि है बच्चों? तो प्रेम के पीर कवि अगर कहा जाए तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? घनानंद हो जाएंगे, यहाँ पर असखान हो जाएंगे, या फिर प्रेमघन हो जाएंगे, या फिर दिनकर हो जाएंगे, या फिर दिनकर हो जाएंगे। यहाँ पर जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, प्रेम का पीर कौन हो सकता है? प्रेम का पीर कौन हो सकता है? और प्रेम जो है, यहाँ पर प्रेम को सिर्फ देखिए, प्रेम जो है, प्रेम में खूब आनंद मिलता है। प्रेम में क्या मिलता है? तो खूब आनंद मिलता है। आपको शायद मालूम होगा, आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई प्रेम करता है तो उसको खूब आनंद मिलता है। खूब कहने का अर्थ है घना आनंद। घना आनंद, घना किसको कहते हैं हम लोग? बहुत। घना यानी बहुत, आनंद माने अच्छा, जो ज्यादा अच्छा हो। तो इसी प्रकार से उसको हम लोग बना सकते हैं घना आनंद। निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर कवि है? तो प्रेम के पीर कवि कौन होगा? जिसको प्रेम में खूब आनंद मिलता होगा। आनंद किसको मिलता है? घनानंद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 12th में भी आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है, याद रखिएगा क्या नाम है उसका, करबक। और करबक में भी एक प्रेम के पीर कवि है जिनका नाम है बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो खैर उसको पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया। देखिए कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो घनानंद जो है अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहेंगे? जल्दी से बता दीजिए। तो वह जो है अपनी प्रेमिका, उनकी प्रेमिका कौन थी? तो सुजान थी, उसी के आंगन में वह पहुंचाना चाहते थे। घनानंद जो है बादलों से कहते हैं कि मेरे विरह के आंसुओं को मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में जाकर बरसा दो, ताकि उसे मेरी दर्द का एहसास हो पाए। इस प्रकार से वह जो है इस लाइन को वह कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो ईश्वर पेटलिकर जो है किस भाषा के है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो ईश्वर पेटलिकर जो है वह हो जाएंगे यहाँ पर किसके? तो वह हो जाएंगे गुजराती। कहाँ के ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे गुजराती हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? तो देखिए हर एक व्यक्ति जो है मंगू को
मतलब आखिर कौन वह व्यक्ति था जिसको देखकर उसको सलाह देने लगा कि जाओ, उसका जो है ठीक हो गया है, उसी प्रकार की बीमारी थी, तुम भी उसी हॉस्पिटल में जाकर दिखा लो। तो वह कौन व्यक्ति था, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। क्या वह सुमन को कुसुम थी, या फिर प्रियंका थी, या फिर कंचन थी? किसको देखकर जो है सभी लोग उसको सलाह देते हैं? तो याद रखिएगा, वह थी कुसुम। कौन थी? तो वह थी कुसुम। और इसको आप लोग याद कैसे रखिएगा, तो देखिए, कुसुम जो है मुरझा कर फिर से खिल गई। कुसुम जो है मुरझा कर फिर से खिल गई। खिल गई कहने का अर्थ है कि वह, उसका तबियत खराब हुआ और फिर से वह ठीक हो गई। इसीलिए उसको देखकर सभी लोग कहते थे कि कुसुम को जहां दिखाया था वहीं पर जाकर तुम भी अपनी बेटी को दिखा लो, इस प्रकार से कहते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखा जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस पर उन्हें प्राप्त हुआ था? तो वह याद रखिएगा, आलोक पर्व के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1973 में। कब दिया गया था? 1973 में दिया गया था। किसको? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दिया गया था। और आप चाहे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हजारी से आप लोग चाहे तो आप इस प्रकार से लिख, इसको याद कर सकते हैं कि हजारों दीपों का पर्व। हजारी से हजारों दीपों का पर्व याद रखिए, तो हजारों दीपों का पर्व जो है क्या हो जाएगा? आलोक पर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है। कामसूत्र नामक एक रचना है जो किसके द्वारा लिखा गया है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो वह कालिदास द्वारा, वान भट्ट द्वारा, वात्स्यायन द्वारा, या फिर भवभूति द्वारा? किसके द्वारा यह रचित है रचना? तो जल्दी से बता दीजिए। तो वह रचना जो है यह रचित है वात्स्यायन द्वारा। किसके द्वारा रचना यह रचा गया है? तो महर्षि वात्स्यायन द्वारा यह रचा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर जो कि 21वां नंबर प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं कि बद्री नारायण प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो यहाँ पर बद्री नारायण प्रेमघन जो है वह क्या भारतेंदु युग के थे, या फिर द्विवेदी युग के थे, छायावाद के थे, या फिर प्रयोगवाद के थे? तो यहाँ पर जो है बच्चे बहुत फंस जाते हैं। तो आइए मैं आपको इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं। तो प्रेम घन, यहाँ पर क्या है? प्रेम घन। आप प्रेम सबसे ज्यादा किससे करते हैं? तो आप प्रेम जो है सबसे ज्यादा करते हैं अपने देश भारत से। किससे करते हैं? तो अपने देश भारत से करते हैं। इसीलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। बद्री नारायण प्रेम घन, प्रेम आप सबसे ज्यादा किससे करते हैं? तो भारत से करते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर भारतेंदु युग हो जाएगा। यह इसको याद करने का ट्रिक है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ताकि आप एग्जाम में इसको याद रख सके लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए यहाँ पर स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी फिल्म को देखकर, यूरोप में घूमकर, विदेशी विद्या को पढ़कर, या फिर विदेशी वस्त्र को पहनकर? तो भारत के जो लोग हैं वह विदेशी विद्या को पढ़कर, किसको? तो विदेशी विद्या को पढ़कर और उसे अपना कर जो है हमारा जो देश का कल्चर जो है वह खत्म होते जा रहा है, और हम जो है वहां के कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न को देखा जाए कि कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा एस रंगराजन। क्या हो जाएगा? एस रंगराजन हो जाएगा। याद रखिएगा। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए, सुजाता को आप लोग याद रखिए कि सुजाता को रंग लगाना बहुत पसंद था। क्या था? तो सुजाता को रंग लगाना बहुत पसंद था। या फिर ये भी याद रख सकते हैं कि सुजाता को रंग किसने लगाया? तो राजन ने लगाया। इस प्रकार से यह आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए यहाँ पर कि नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अमाल अपनी लड़की पपाप्ती के साथ मदुरै स्थित अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे पर प्रतीक्षा कर रही थी? तो जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है वह ओपीडी, किसके? ओपीडी ऑफिस, जिसका फुल नेम क्या होता है? तो देखिए इसका फुल नेम क्या होता है? तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं बहिरंग रोगी विभाग। क्या कहते हैं यहाँ पर? तो बहिरंग
रोगी विभाग कहते हैं और उसी के बाहर जो है वह बैठी हुई थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के क्या यतीन्द्र मिश्र है, यहाँ पर गुणाकर मूल्य है, या फिर रामविलास शर्मा है, या फिर पंडित बिरजू महाराज है। नागरी लिपि हमसे पूछा जा रहा है तो इसको भी याद करने का एक अच्छा ट्रिक है कि देखिए नगर में जो होता है, नगर के लोगों को बहुत गुण होता है। नगर के लोगों में क्या होता है? तो बहुत गुण होता है, और गुण से आप लोग याद रखिए गुणाकर मूल्य। क्या याद रखिए? गुणाकर मूल्य याद रख लीजिए आप लोग। या फिर ये भी रख सकते हैं कि नागरी लिपि में बहुत गुण है। नागरी लिपि जो है, लिपि क्या है? वह अक्षर है यहाँ पर, वहां पर नागरी लिपि में जो है बहुत सारे गुण है, तो गुण से हमको याद रहेगा गुणाकर मूल्य। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 26वां नंबर है, जो कि क्या कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर बताए कि धारा क्या है? यहाँ पर धारा नगरी का शासन अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। सिंधुराज, मुंज, भोज, या फिर क्या आद्यादित्य? यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, विद्या के लिए कौन प्रसिद्ध है यहाँ पर? तो वह हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध कौन हो जाएंगे? तो वह थे कौन? भोज थे। यहाँ पर याद रखिएगा भोज थे। आप लोग याद रखिए कि इसको याद करने का अगर आपको तरीका नहीं मिल रहा है तो आप चाहे तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि आप चाहे तो भोज करके गांव में प्रसिद्ध हो सकते हैं। आप चाहे तो गांव में अगर आप भोज कर दीजिएगा और अच्छा भोज कर दीजिएगा तो सभी लोग वही चर्चा करेंगे कि हाँ इसका जो भोज था बड़ा ही अच्छा था। तो इस प्रकार से जो है आप याद कर सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? क्या वह घनानंद की, सुमित्रा नंदन पंत की, गुरु नानक की, या फिर रसखान की? यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किसकी आरंभिक रचनाएं जो है प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी, क्या है? प्रकृति और सौंदर्य। यहाँ पर इसको जो है अच्छी तरीके से देखिए, यहाँ पर प्रकृति और सौंदर्य बोला है तो इसको आप लोग इस प्रकार से याद रखिए कि प्रकृति का जो है आनंद हमको लेना चाहिए। प्रकृति और सौंदर्य का हमें क्या लेना चाहिए? तो आनंद लेना चाहिए। प्रकृति और सौंदर्य का हमें क्या लेना चाहिए? तो आनंद लेना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर हमारा हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। और चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या है? अगला नंबर प्रश्न है कि भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? क्या वह कंदराव में, नदियों के किनारे, पेड़ों के नीचे, या फिर फुटपाथ पर? जल्दी से बताइए वो कहाँ वह जिंदगी बिताते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है? आवास के अभाव में। अगर किसी के पास घर ही नहीं होगा तो वह अपना जिंदगी कहाँ बिताएगा? तो धूप में तो वह बिताएगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ छाया करने के लिए चाहिए। तो वह नदियों के किनारे भी नहीं, कंदराव में भी नहीं, और फुटपाथ पर भी नहीं, वह पेड़ों के नीचे जो है अपनी जिंदगी को बिताते हैं। कहाँ पर? तो पेड़ों के नीचे जो है अपने जिंदगी को बिताते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? धरती कब तक घूमेगी जो है इसका राजस्थानी में यह जो है यह राजस्थानी भाषा में यह लिखा गया था, लेकिन इसको हिंदी में अनुवादित किया गया है। और उसको किसने किया है? तो चलिए इसको समझते हैं। तो क्या है? धरती कब तक घूमेगी। यहाँ पर देखिए धरती पर सूरज का प्रकाश आता है। क्या आता है? धरती पर जो है सूरज की किरणें आती है, जिससे रूप जो है क्या हो जाता है? तो रूप जो है सांवला हो जाता है। क्या हो जाता है? तो सांवला हो जाता है। आपको कई बार किसी ने कहा होगा कि धूप में मत जाओ नहीं तो करिया हो जाओगे, यानी कि सांवला हो जाओगे। तो सांवला से याद रखिए सांवरदैया। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी में हिंदी अनुवाद किसने किया था बच्चों? तो याद रखिए सांवरदैया ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इतना आपको याद रखना बहुत ही काफी है। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता ने अपने पुत्रों को किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी के साथ रखने का निर्णय लिया था? तो उन्होंने दिवाली के बाद लिया था। दिवाली के बाद जो है वह बड़े ही दुष्ट
बेटे थे, उनके 3 बेटे थे। वह कहते हैं कि दिवाली के बाद जो है दिवाली के बाद वह फैसला लेते हैं और कहते हैं कि माँ को एक एक महीने जो है तीनों बेटे के यहाँ बारी बारी से रहना होगा, इस प्रकार से। और उसी से सीता जो है वह बहुत परेशान थी। और चलिए देखिए यहाँ पर कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? जल्दी से बताइए कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित, यानी कि अमरकांत की ही रचना थी, जो कि क्या हुआ था, तो पुरस्कृत हुआ था। और कौन सी रचना थी, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए उनकी कौन सी रचना थी, तो वह थी यहाँ पर डिप्टी कलेक्टरी। याद रखिएगा किसको? डिप्टी कलेक्टरी को याद रखिए इस प्रकार से। और इसको याद करने के लिए मैं आपको क्या बता सकता हूँ, हाँ ये देखिए देखिए यहाँ पर प्रतियोगिता है, प्रतियोगी परीक्षा आप जानते होंगे, कंपटीशन एग्जाम। तो प्रतियोगिता कब होती है? जब हम लोग कलेक्टरी की पढ़ाई करते हैं। किस चीज को? तो कलेक्टरी की पढ़ाई करते हैं। भारतीय प्रतियोगिता याद रखें। भारतीय प्रतियोगिता कब होती है? जब हम लोग कलेक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, सिविल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार से याद रख लीजिएगा आप लोग। बहुत बच्चे जो है कहते ना कि हम लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो बस यही हो गया यहाँ पर। इस प्रकार से यह याद कर सकते हैं आप लोग। और मैं आपको सभी का ट्रिक बताते चल रहा हूँ, ताकि आप अगर नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी आपको याद हो जाएगा। देखिए लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो लेखक के घर पर जो है बहादुर को लेकर आए थे उनके साला साहब। कौन आए थे? तो बहादुर को लेकर आए थे उनके साले साहब। और बहादुर जो है वह कितना वर्ष का था उस वक्त? तो 11 से 12 वर्ष का था, याद रखिएगा। और वह नेपाल के तराई क्षेत्र से आया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार के शान है, उनका जो जन्म है वह 23 सितंबर 1908 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? तो 23 सितंबर 1908 में हुआ था, याद रखिएगा। यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह हमारे लिए क्वेश्चन जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार जो है फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए आप लोग। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? राजदंड। क्या बनने वाले हैं? तो वह है बनने वाले राजदंड बनने वाले हैं। जनतंत्र से याद रख लीजिए राजदंड, राजदंड। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। किसका हुआ है? जल्दी से आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रामविलास शर्मा हो जाएगा। रामविलास शर्मा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रख लीजिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आ चुका है हमारा हिरोशिमा वाला। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज प्रतीत अर्थ क्या है? सूरज का जो है प्रतीत अर्थ क्या है वहां पर? तो सूरज को दर्शाया गया है, लेकिन वहां पर क्या गिरा था? अमेरिका द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया था उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, याद रखिएगा। बहुत सारे परमाणु बम जो है गिराए गए थे, और उसके बाद क्या हुआ जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, तो वह आपको याद होगा। और चलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु बम हो जाएगा। और चलिए अब देखते हैं हम लोग 37वां नंबर, कौन सा? 37 नंबर। देखिए यहाँ पर संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज जो है वह क्या खरीदते हैं? तो वह खरीदते हैं साइकिल। क्या खरीदते हैं बच्चों? तो वह खरीदते हैं साइकिल, याद रखिएगा। और इसको आपको याद कैसे करना है? तो आप चाहे तो भारत में जो है पहले बहुत साइकिल, छोड़िए इसको जो है याद करने का मैं आपको ट्रिक अगले वीडियो में बता दूंगा। देखिए यहाँ पर कि पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो कुंवर नारायण की जो रचित रचना है एक वृक्ष की हत्या, यह कहाँ किस संग्रह से लिया गया है, यह हमसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको बहुत अच्छा एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है? एक वृक्ष की हत्या। आप इन दिनों देख रहे होंगे खूब वृक्ष की हत्या की जा रही है,
और प्रदूषण जो है वह खूब बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज की भी बहुत अवस्थाएं आ चुकी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो खूब सारे वृक्ष जो है उसकी हत्या की जा रही है, यानी कि काटे जा रहे हैं इन दिनों में। तो यहाँ पर हो जाएगा इन दिनों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इन दिनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिए कि इन दिनों खूब पेड़ों को काटा जा रहा है और उनका जो संग्रह है यही से लिया गया है, इन दिनों से ही वह लिया गया है। तो जल्दी से बताइए कि यह ट्रिक जो है आपको कैसा लगा और अच्छा लगा कि नहीं। इस ट्रिक को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो एक बार इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादा मोजेल द अविन्यो। क्या है, ल मादा मोजेल द अविन्यो। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पिकासो। क्या हो जाएगा बच्चों, तो पिकासो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए कि हमारे नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। हमारे नींद शीर्षक कविता में जो है किसका कविता जो है यहाँ पर जीवन क्रम पूरा हुआ, मेढक का हुआ, मक्खी का हुआ, मुर्गी का हुआ या फिर मधुमक्खी का हुआ था। जल्दी से बताइए। तो याद रखने का ट्रिक यहाँ पर भी है कि हमारे नींद में जो है क्या भनभनाता है। जब हम लोग सो रहे होते हैं तो एक चीज जो है बड़ा परेशान करता है, वह है मक्खी। क्या है, तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर मक्खी जो है बड़ा परेशान करता है। इससे आप लोग याद रखिए, क्या मेढक यहाँ पर मैंने मेढक लगा दिया, देखिए यहाँ पर मक्खी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, मक्खी हो जाएगा। थोड़ा सा गलतियों के लिए माफ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनिकौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। तो मनिकौल ने जो है वह फिल्म बनाया था किस पर, तो नौकर की कमीज पर। नौकर की कमीज पर बनाया था। और पूछा जाए कि कब बनाया गया था, तो 1999 में बनाया गया था। इसको भी आप लोग याद रख लीजिए, 1999 में। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि कमीज इतना अच्छा था कि उस पर फिल्म बन गया। क्या है कि शुक्ला जी की कमीज जो है बड़ी ही अच्छी थी, इस प्रकार से याद रख लीजिए, शुक्ला जी की जो है कमीज बड़ा ही अच्छा था। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवित्री सुभद्रा कुमार, कवित्री अनामिका है यहाँ पर, कवित्री अनामिका। देखिए 12th का पढ़ाते पढ़ाते जो है, 12th का मैं पढ़ाता हूँ, याद रखिए इसी चैनल पर जो है 12th की भी पढ़ाई होती है। तो वहां पर जो है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो वहां पर बोलते बोलते जो है आदत इतना हो गया है कि अगर दूसरा भी कोई दिखे तो वहां के लोगों का जो है नाम याद आ जाता है। जैसे कवित्री अनामिका थी और मैंने क्या बोला, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। देखे, तो यहाँ पर पढ़िए इसको। कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है। तो वह जल्दी से बताइए। ग जो है, ग से हम लोग क्या पढ़ते थे बचपन में, जो है हम लोग ग से क्या पढ़ते हैं, तो ग से हम लोग पढ़ते थे गमला। ग से गमला, टूटता हुआ गमले से वह जो है उसका क्या करते हैं, तो बालक के प्रसंग में तुलना करते हैं। याद रखिएगा, ग से गमला याद रखिए। अब देखिए कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है। तो नौबत खाने में इबादत क्या है, यहाँ पर नौबत खाने में इबादत यहाँ पर दिया गया है। जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पर नौबत खाने में इबादत। अब देखिए यहाँ पर रचित शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या की रचित है। तो आप लोग याद रख लीजिए, यह जो है यह व्यक्ति चित्र की रचना है, व्यक्ति चित्र विद्या की रचित है। और इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे सो बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए कि यह कैसे याद रखेंगे। यह देखिए, आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि नौबत खाना, नौबत खाने में कोई, नौबत खाने में इबादत जो है वह कोई महान व्यक्ति ही करेगा। कौन करेगा, तो नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत जो है वो कौन करेगा, तो कोई महान व्यक्ति ही करेगा। व्यक्ति से याद रखिए व्यक्ति चित्र, आपको राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्र, और आपको याद भी रहेगा। देखिए यहाँ पर नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर में ड्योरी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली क्या है, मंगल ध्वनि का जिक्र है। किसका मंगल ध्वनि का जिक्र है यहाँ पर, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्या बालाजी मंदिर की हो जाएगा, विष्णु मंदिर की हो जाएगा, या फिर संकट मोचन मंदिर की, या फिर विश्वनाथ मंदिर की यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या बालाजी मंदिर का, विष्णु मंदिर, संकट मोचन मंदिर या फिर विश्वनाथ मंदिर? जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा बालाजी मंदिर की। किसकी हो जाएगी यहाँ पर? बालाजी मंदिर की हो जाएगी। बिस्मिल्लाह खां जो है रोज सुबह रियाज के लिए काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित मंगलनाथ यानी कि बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब 45वां नंबर जो कि क्वेश्चन है कि निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो इसको जो है किस काव्य ग्रंथ के लिए पुरस्कार दिया गया था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वनलता सेन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वनलता सेन यहाँ पर हमारा राइट आंसर, वनलता सेन जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? देखिए कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? उल्लू जो है वह कहाँ बोलता है? तो लौट कर आऊंगा कविता में जो है वह यहाँ पर देखा जाए तो किसके पेड़ पर? आम के पेड़ पर बिल्कुल भी नहीं, कचनार के पेड़ पर नहीं, कटहल के, कपास के पेड़ पर। किस पर? तो कपास के पेड़ याद रखिएगा आप लोग। यह जो है बहुत कम जिक्र है, फिर भी यह प्रश्न आपसे पूछा गया है तो याद रख लीजिए इसको। कपास के पेड़ पर महात्मा गांधी की माता का नाम था। महात्मा गांधी की माता का नाम कौन नहीं जानता कि पुतली बाई गांधी थी और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी की दृष्टि में आखिर सबसे अच्छा शिक्षा जो है वो कौन सा है? तो वह है अहिंसक प्रतिरोध। क्या है यहाँ पर? अहिंसक प्रतिरोध है, जो कि बहुत ही अच्छी भावना है, याद रखिएगा। वह होना ही चाहिए किसी भी व्यक्ति में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्य, क्या है यहाँ पर? रहस्य मुक्ता है। जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में रहस्योन्मुखता है? यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? क्या रेनर मारिया रिल्के होगा, विनोद कुमार शुक्ल होगा, अशोक वाजपेयी होगा या फिर वीरेन डंगवाल होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के यहाँ पर हमारा राइट आंसर। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो भगवान की कृपा दृष्टि जो है वह कहाँ विश्राम करेगी? तो वह करती है कपोलों पर। कहाँ पर? कवि के कपोलों पर। इसको याद रख लीजिए आप लोग। कहाँ पर? तो कवि के कपोलों पर। आप चाहे तो इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं? देखिए भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ पर करेगी? तो वह कपोलों पर करेगी। आप चाहे कपोलो आप समझते हैं किसको कहा जाता है? गाल को कहा जाता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं हमेशा भगवान का जिक्र हम लोग कहाँ से करते हैं? यानी मुंह से करते हैं, राम 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 राम, राधे राधे, इस प्रकार से क्या करते हैं? वही तो करते हैं ना। तो यहाँ पर कपोलों को याद रखिए। अब चलिए यहाँ पर 50 प्रश्न हो चुके हैं और टाइम भी बहुत हो चुका है और मुझे जाना भी है। तो यहाँ पर देख लीजिए अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से बताइए यहाँ पर अ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो अ किस चीज से मिलकर बना हुआ है? वह बना है अ और किस चीज से? अ और ई से मिलकर बना हुआ है। अ और ई से मिलकर बनता है अ, याद रखिएगा। अ और ई से मिलकर क्या बनता है? तो वह बनता है अ। इस चीज को याद रखिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ जो है किस चीज से मिलकर बनता है? तो अ बनता है कंठ से और ई बनता है तालु से, यानी कि कंठ तालव्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंठ तालव्य जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन की ल वर्ण का उच्चारण स्थान। तो ऐसे तो आप याद रख सकते हैं ऋतु रसानाम दंत है, यानी कि ल जो है यह दंत से होता है। लेकिन चाहे तो आप बोल के भी देख सकते हैं। देखिए ल ल आप बोलिएगा, ल बोलिएगा तो आपका जो जीभ है वह पहले दांत में सटेगा और फिर पीछे जाएगा। ल यानी दंत में सट रहा है, आगे देखिएगा कि वह दांत में आपका सटेगा। ल बोलिए आपके दांत में पहले सटेगा, इसलिए यहाँ पर दंत हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो को जो है मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि मुझे जाना है कहीं पर अलग पढ़ाने जाना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।